बड़ी बड़ी लड़ाइयों और संधियों के पन्नों में उलझा रहता है ना। लेकिन कई बार सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलावों की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में हुई कुछ गहरी बातचीतों से होती है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक पल में गोता लगाने वाले हैं। 1920 के दशक का वो वक्त जब देश एक नई दिशा की तलाश में बेचैन था। तब कुछ ऐसे युवा विचारकों का आमना सामना हुआ जिनकी सोच ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो आगे चलकर एक भयंकर दावानल बन गई। चलिए समझते हैं कि कैसे एक बेहद साधारण सी लगने वाली शुरुआत ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही पलट कर रख दी। एक बहुत ही मशहूर विचार है, जरा इस पर गौर कीजिए। जब एक नौजवान के दिल में आजादी की आग जल उठती है तो उसकी मुलाकातें इतिहास बदल देती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर की जमीनी सच्चाई है। जरा उन युवाओं की कल्पना कीजिए, सामने पूरा जीवन पड़ा था, करियर था, परिवार था, लेकिन उनके सीने में एक ऐसी आग धधक रही थी जिसे दुनिया की कोई भी औपनिवेशिक ताकत बुझा नहीं सकती थी। और जब ऐसा व्यक्तिगत जुनून किसी दूसरे ऐसे ही जुनूनी दिमाग से टकराता है ना, तो वो महज एक मुलाकात नहीं रह जाती, वो एक ऐसा गठजोड़ बन जाता है जहां से इतिहास सचमुच अपने पन्ने पलटने लगता है। अब देखिए, जब भगत सिंह की मुलाकात इन असाधारण लोगों से हुई तो वहां सिर्फ यूं ही विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। असल में ये उनके विचारों के पैना होने की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया थी। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ भावनाओं में बहने या अंधाधुंध विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पुरानी रणनीतियों को पीछे छोड़कर कुछ बिल्कुल नया गढ़ने की जरूरत थी। उन्होंने विश्व इतिहास को खंगाला, क्रांतियों को समझा और राजनीतिक विचारधाराओं का बहुत गहराई से अध्ययन किया। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ थी, एक सफल क्रांति के लिए जबरदस्त गुस्से से कहीं ज्यादा एक बेहद मजबूत और स्पष्ट विचारधारा की जरूरत होती है। तो आखिर बदलाव की आंधी लाने वाले उत्प्रेरक थे कौन? भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थापर। इन्हें सिर्फ 3 अलग अलग नामों की तरह मत देखिए। सच तो ये है कि ये एक अटूट भाईचारा था, एक ऐसा बौद्धिक दायरा जहां हर एक की अपनी बेहद खास भूमिका थी। सुखदेव जो संगठन के मास्टरमाइंड थे, युवाओं को जोड़ने में जिनका कोई सानी नहीं था। भगवती चरण वोहरा जिनकी कलम में वो जादू और गहराई थी जिसने क्रांति के घोषणा पत्रों को शक्ल दी। और जाहिर है भगत सिंह जो इस पूरी वैचारिक क्रांति के सबसे प्रखर और निडर चेहरे बनकर उभरे। इन तीनों का एक साथ आना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था, ये उस दौर की सबसे बड़ी मांग थी। अब जो सबसे दिलचस्प बदलाव यहाँ देखने को मिलता है वो है उनकी मानसिकता का पूरी तरह से बदल जाना। उनका सफर अब सिर्फ आजादी के सपने देखने से बहुत आगे निकल चुका था। अब बारी थी उन सपनों को हर हाल में हकीकत बनाने की, कसम खाने की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बंद कमरों में बैठकर बातें करना या किसी जुलूस में नारे लगा देना एक बात है, लेकिन अपनी हर एक सांस को, अपने पूरे जीवन को एक ही लक्ष्य के लिए झोंक देने का संकल्प लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने किसी मसीहा का इंतजार करना छोड़ दिया था। आजादी लाने की जिम्मेदारी उन्होंने सीधे अपने कंधों पर उठा ली थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये महज एक तात्कालिक लड़ाई थी? क्या ये सिर्फ कुछ दिनों का गुस्सा था? बिल्कुल नहीं। उनके सामने जो साम्राज्य खड़ा था ना, वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर व्यवस्था थी। ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। ऐसे पहाड़ से टकराना कोई क्षणिक आक्रोश नहीं हो सकता था। उनकी नजर बहुत दूर तक थी। वो छोटी मोटी रियायतों के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता के लिए थी। और इसीलिए उनका ये आंदोलन सिर्फ असंतोष जताने तक सीमित नहीं रहा, ये ब्रिटिश शासन को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकने का एक विशाल और बेहद सुनियोजित मिशन बन चुका था। उनका लक्ष्य सिर्फ गद्दी बदलना नहीं था, वो पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे ताकि शोषण का हमेशा के लिए अंत हो सके। इसी स्पष्ट मिशन ने उनकी हर एक गुप्त बैठक को, उनके लिखे गए हर एक पन्ने को एक बहुत गहरा मकसद दे दिया। जो विरोध पहले असंगठित और छिटपुट हुआ करते थे, वो अब एक बेहद अनुशासित और स्पष्ट दिशा वाले आंदोलन में बदल चुके थे। मंजिल सिर्फ एक थी, पूर्ण स्वराज्य। इस पूरी कहानी में उनके आपसी रिश्तों की गहराई को समझना भी बहुत जरूरी है। नेशनल कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ना, बहसें करना, ये महज कुछ युवाओं की दोस्ती नहीं थी, ये असल में एक क्रांति की शुरुआत थी। उनका ये जो आपसी बंधन था ना, वो एक ऐसे राष्ट्रीय विद्रोह की नींव बन गया था जिसे हिला पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। जब एक जैसी विचारधारा और इतनी गहरी दोस्ती आपस में मिलती है तो एक ऐसा विश्वास पैदा होता है जो किसी भी बाहरी दबाव या मौत के डर से टूटता नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे के साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थे।
लेकिन इस संकल्प की कीमत बहुत बड़ी थी, बहुत ही चरम। वो एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े थे जहां हर कदम पे साक्षात मौत खड़ी थी। गुप्त बैठकें करना, क्रांतिकारी साहित्य छापना और ब्रिटिश खुफिया तंत्र की आंखों में धूल झोंकना, इन सब में एक जरा सी चूक का मतलब था सीधे फांसी का फंदा। मगर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था, और ये उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका खुद का लिया हुआ फैसला था। उन्हें पता था कि अगर वो शहीद भी हो गए तो उनकी शहादत देश के सोए हुए युवाओं में आग लगा देगी। मौत का खौफ उन्हें डरा नहीं रहा था, बल्कि उनके इरादों को फौलाद बना रहा था। और मौत की आंखों में आंखें डालकर बिना एक कदम पीछे हटाए उनके इसी दृढ़ संकल्प ने इतिहास का सबसे साहसी हिस्सा लिख दिया, भारत की आजादी का सबसे बहादुर अध्याय। जरा सोचकर देखिए, 20-22 साल के लड़के जिनके पास न तो कोई बड़ी भारी फौज थी, न ही कोई असीमित पैसा, फिर भी सिर्फ अपनी वैचारिक स्पष्टता और अदम्य साहस के दम पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की उनकी वो कहानी वीरता का एक ऐसा मानक बन गई जिसने आगे आने वाली हर पीढ़ी के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें हमेशा के लिए प्रेरित किया। तो इतिहास की इन गहराइयों में उतरने के बाद हमारे सामने क्या बचता है? इन कहानियों में जो आग है, जो जज्बा है, उसे सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों में कैद होकर नहीं रह जाना चाहिए। हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या हम इतिहास को सिर्फ एक बीती हुई कहानी की तरह देखते हैं, या उस असीम साहस और दूरदृष्टि को आज भी समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक बड़े विचार को हकीकत में बदलने के लिए जो निस्वार्थ भाव चाहिए, वो आज के दौर में भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद ही यही है कि हम उस वैचारिक गहराई को पहचानें, उस जज्बे को महसूस करें और उसे हमेशा जिंदा रखें।